नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 के खास कार्यक्रम गाइड में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाटिया। आज हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज पर। वैसे तो देश में बहुत सारे कोर्सेज का चाम है, लेकिन एक ऐसा कोर्स है जो आज़ादी के बाद से अभी तक जस की तस बना हुआ है और युवाओं का रुझान सिविल सर्विसेज की ओर अभी भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ा हुआ है। आज हम सिविल सर्विसेज पर ही बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो एक बेहतर प्लेटफॉर्म देश की उन्नति के लिए तो देते ही हैं, साथ ही साथ कितना फ़ायदा ये आम जनता के लिए भी होता है। इंदौर स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मौजूद है PS एकेडमी के फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, क्योंकि PS एकेडमी इंदौर का एक जाना माना ब्रांड है, लेकिन क्यों आपने अभी तक इसको सीमित इंदौर शहर के अंदर तक क्यों रखा है? देखिए, सिविल सर्विसेज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए बहुत एक डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए होता है, जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि पढ़ा कैसे जाए और किस तरह से सेलेक्ट हुआ जाए। ये कोई कॉमन क्लास जैसी चीज़ नहीं है। अब जब हमारे सामने बात आई है, ये अब आपने बात करी दी तो मैं बता दें, तो पिछले 23 सालों से ज़्यादा वक्त हो गया मुझे सिविल सर्विसेज की क्लासेस लेते हुए, और बहुत सारे बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं। आज की तारीख में मध्य प्रदेश का ऐसा कोई ज़िला नहीं होगा 52 ज़िलों में से जहां पर युवा अधिकारी, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, DSP हो, या कुछ कलेक्टर और कुछ SP भी हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं और पूरे मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पढ़ा रहा है वो अपने पूरे फोकस, कंसंट्रेशन और डेडिकेटेड एफर्ट से पढ़ाए। आप मान लीजिए कि आज की तारीख में आपने कहा कि हमने अलग जगहों पर क्यों नहीं शुरू किया। आप ये बताइए, हम अलग जगहों पर शुरू कर दें, हमको ऐसे टीचर्स लेने पड़ेंगे जो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ा रहे होंगे, तो क्या वो क्वालिटी दे पाएंगे? क्या वो उस तरह का डेडिकेशन दे पाएंगे? क्या उनके अंदर टीचिंग का पैशन और डिवोशन होगा? वो नहीं मिलता है। और इसीलिए अलग अलग कोचिंग सेंटर्स खोल करके पैसा तो बनाया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल रिजल्ट नहीं आ सकता। और यही कारण है कि आज हम लोगों का रिजल्ट इतना अच्छा है कि बिना किसी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के हमारे बच्चे जो अधिकारी हैं वो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है, व्यक्तिगत तौर पर मेरी ये राय हो सकती है कि सिविल सर्विसेज की कोचिंग ये बिजनेस तो नहीं है। ये बेसिकली एक ऐसा काम है जिसमें आप बच्चों को वो करियर देते हैं जहाँ पर वो जाकर के राज्य की सेवा, राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा, लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा, और साथ ही साथ चाहे वो इकॉनमी हो, पॉलिटी हो, सोसाइटी हो, उन सब में अपना कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। और ऐसे में इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा जगह पर खोल करके फिर बच्चों से ज़्यादा फीस लेनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों से ही पैसा आएगा तभी आगे बढ़ेगा। तो वो चीज़ें, मेरा जो मोरालिटी है और वो उसको इजाज़त नहीं देता है। और इसीलिए मैं सुबह 8 बजे से क्लास में जाता हूँ और रात में 9 बजे तक क्लास में रहता हूँ, ताकि मेरे बच्चों को वो गाइडेंस मिले जिससे वो एक बार में ही सिलेक्ट हो जाए। और यही हुआ भी है। पिछले 22-23 सालों में पहला प्री, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू दे करके सेलेक्ट होने वाले बच्चे इतने हैं जितने हम अपनी उंगलियों पर गिनती नहीं कर सकते हैं। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि PS एकेडमी के हर बार के रिजल्ट्स देखें तो बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज आता है, आखिर सक्सेस स्टोरी का राज क्या है? मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो डेडिकेशन होना चाहिए टीचिंग का, वो बहुत ज़रूरी है। आज 23 सालों में सब्जेक्ट मटेरियल बदला है, जनरल स्टडीज़ का पैटर्न बदला है, परसेप्शन बदला है, एनालिसिस बदली है, ट्रेंड बदला है, और सबसे बड़ी बात है इंटर डिसिप्लिनरी ट्रेंड बदला। मतलब अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़ करके और फिर उसमें सूत्र निकाल करके आगे लिखने की कला बहुत ज़रूरी है। ये कोई रटे रटाए विषयों का काम नहीं है। जनरल स्टडीज़ के बारे में मैं कहता हूँ अक्सर अपनी क्लास में भी कि एनीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग द सन में बी आस्क्ड इन योर जनरल स्टडीज़। आपको उन सब के लिए तैयार रहना पड़ता है और तैयार होना भी चाहिए। और इसीलिए मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई, ये ना तो तुम्हें किताबों में मिलेगा, ना ही गूगल पे मिलेगा। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ठीक से पढ़ें, क्लास में फोकस रखें, नोट्स बनाएं और लिखें। लिख करके दिखाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। और यही कारण है कि हमारे यहाँ हिंदी माध्यम में और इंग्लिश मीडियम में, दोनों में बच्चे बराबर की संख्या में निकलते हैं। ना तो हिंदी में कोई कमी रहती है, ना ही इंग्लिश में कोई कमी रहती है। अगर UPSC एग्जाम्स की बात करें, MPPSC, सिविल जज, जैसे बहुत सारा एक बहुत वास्ट कोर्सेज है, तो किस तरह से स्टूडेंट उसके लिए प्रिपेयर हो, किस तरह की स्ट्रैटेजीज जो है वो अपनाना ज़रूरी होती है?
देखिए, जब हम लोग प्राइमरली शुरुआत की बात करते हैं तो हम दो तरह के कोर्सेज चलाते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स, और दूसरा हम बोलते हैं कि जब ग्रेजुएशन करके बच्चा आता है उसके लिए कोर्स। जो फाउंडेशन कोर्स है वो कोर्स इस तरह का डिज़ाइन होता है कि पहले साल में हम उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और फैक्ट बेस्ड स्टडी करा दें। उसमें एनसीईआरटीज़ हम लोग देख लेते हैं और बाकी जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें उनको बेसिक लेवल पर पढ़ाई जाती है। पहले साल हम उनके साथ ये करते हैं, दूसरे साल उनके हम राइटिंग स्किल्स पे काम करते हैं, और तीसरे साल इन दोनों को मिला करके हम फाइनल आउटकम पे काम करते हैं। क्योंकि ये बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं, 12th पास करके आते हैं, उतनी मेंटल मैच्योरिटी नहीं होती है, इसलिए ये 3 साल में और बड़े आसानी से वो एक बार में निकल जाते हैं। दूसरा हमारा एक ग्रेजुएशन के बाद कोर्स होता है, जो ग्रेजुएशन करके आते, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, या फिर इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, एमबीएज हों, ये सब भी हमारे पास आते हैं। तो इनके लिए जब हम लोग कोर्स डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग उनको प्री का मेंस का एक साथ लेकर के चलते हैं, ताकि उनका प्री का फैक्ट भी हो जाए और साथ में एनालिटिकल स्किल्स और राइटिंग स्किल्स भी डेवलप हो जाए। कंटेंट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि कंटेंट उनके पास अच्छा नहीं होगा तो अच्छा नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पर कीर्ति मैडम है जो पूरी तरह से कंटेंट डेवलप करती रहती हैं कि कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनके अलावा यदि कोई चीज़ ऐसी है जो बच्चे खुद पढ़ सकते हैं तो उसके लिए हम लोग कंटेंट डेवलप करते हैं। और बड़ी अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ का कंटेंट हर 6 महीने में अपग्रेड होता है। तो वो बुक्स जो हम लोग निकालते हैं वो बुक्स भी बहुत हेल्पफुल होती हैं जिससे बच्चे पढ़ते हैं। एक और बात मैं और कहना चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ, वो ये है कि सिर्फ पढ़ने से और लिखने से सिलेक्शन नहीं होता। आपको थॉट प्रोसेस भी बनाना पड़ेगा, आपको बोलना भी सीखना पड़ेगा, आपको पब्लिक स्पीकिंग भी आनी चाहिए, और आपको ग्रुप के साथ इंटरेक्शन भी आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इंटरव्यू की क्लासेस भी बहुत अच्छी करवाते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं, कुछ सीनियर्स को बुलाते हैं, जो लोग पहले से प्रशासनिक सेवाओं में उनको बुलाते हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, डीएसपी है, आईपीएस है, आईपीएस है, उनको भी बुला लेते हैं। चूँकि वो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं तो वो भी आकर के नए बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। तो ये पूरे सक्सेस का स्ट्रेटजी है हमारी। अच्छा, अब जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बच्चे एडमिशन ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है क्योंकि कोर्सेज बहुत लॉन्ग जाते हैं। 1 साल का कोर्स करने के बाद बच्चों को लगता है कि यार हमसे ये नहीं निकल पाएगा। तो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाता है? क्योंकि ये एक एग्जाम्पल्स नहीं होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे आधे में ही हिम्मत हार जाते हैं। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, इनके पास जीवन में आगे बढ़ने का और तेज़ी से आगे बढ़ने का एक ही विकल्प है कि वो एक अच्छी नौकरी पाएं और सिविल सर्विसेज में आएं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं एक बार में निकलता है, तो उन लोगों के साथ हम लोग परिवार है। मैं हमेशा कहता हूँ पीएस एकेडमी एक परिवार है, पीएस फैमिली है। हम लोग उनके माँ बाप की तरह से रहते हैं, पेरेंट्स की तरह से रहते हैं, गाइड करते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने खाने पीने रहने हॉस्टल की भी व्यवस्था की है कि वो पढ़ें, और फिर वो सेलेक्ट होकर के आज गए हैं। आज वो हम लोगों के लिए आज भी परिवार हैं और पहले भी परिवार थे। सिलेक्शन के पहले बच्चों के साथ वैसे ही रहना है जैसे माँ बाप रहते हैं, सिलेक्शन के बाद भी बच्चों के साथ वैसे ही रहना है जैसे माँ बाप रहते हैं, तभी हम सफलता दे पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि बच्चे को सिर्फ अपनी एकेडमी तक ला करके एडमिशन ले लेना, पैसा ले लेना, और पैसा लेने के बाद फिर बच्चों को मझधार में छोड़ देना, ये नहीं होना चाहिए। बस यही कारण है कि हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है, 1 साल 2 साल लगता है कई बच्चों को, कई बच्चे फाउंडेशन उनका अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी निकले हैं। 23 साल का आपको एक्सपीरियंस है, आपके अनुभव बहुत सारे होंगे, लेकिन छात्रों को एक कौन सी ऐसी ज़्यादा चुनौती नज़र आती है? क्योंकि बहुत सारा प्रेशर भी होता है कि एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो वो पीयर प्रेशर को झेलने के लिए किस तरह की एजुकेशन पीएस एकेडमी देता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, और एनवायरनमेंट का प्रेशर, और करियर न मिलेगा तो क्या होगा इसका प्रेशर। बहुत सारे प्रेशर्स हैं जो बच्चों के ऊपर होते हैं। यहीं पर एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं नाम लेकर के बता सकता हूँ यदि आप चाहेंगे तो। मैं क्या करता हूँ कि वो बच्चे जो हमारे यहाँ पर आते हैं
उनको हम पहले दिन बताते हैं कि आपको कंटिन्यूटी सस्टेन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि आप कंटिन्यूटी सस्टेन नहीं करेंगे तो आपको परेशानी आ जाएगी। तो कंटिन्यूटी करने के लिए क्या करना, आप लिखिए, पढ़िए। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, बड़े गरीब घर का है, ग्रूमिंग अच्छी नहीं हुई है, बेसिक पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, ग्रेजुएशन में अच्छा फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, अब वो आ गया, पहले बार पता लगा प्री पास हो गया, मेंस में फेल हो गया, अब उसके साथ सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम सपोर्ट सिस्टम उसको देते हैं कि भाई तो परेशान मत हो, अगले साल फिर पढ़ और तैयारी कर और निकल जाएगा। तो ऐसा भी हुआ है कि पहले अटेम्प्ट में जो नहीं निकले वो पीएस एकेडमी में रुकते हैं, 1 साल 2 साल पढ़ते हैं और फिर वो सेलेक्ट हो जाते हैं। 3 चरणों में एग्जाम्स होती है, आपको कौन सा लगता है कि बच्चों के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा होता है? कि इंटरव्यू क्रैक करना ज़्यादा टफ रहता है या बीट का जो मेंस है उसको निकालना? ज़्यादातर बच्चे कहाँ पर आके ज़्यादा रुकते हैं? जो प्री का एग्ज़ाम है ये ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि ये आपकी मेमोरी बेस पर है। आपको आता है तो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता है। तो प्री में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना ज़्यादा पढ़ सकें, रट सकें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगा सकें, वो आप कर लें। दूसरा फेज मेंस का है। हमारे यहाँ के बारे में तो ये कहा जाता है कि पीएस एकेडमी में जो मेंस पढ़ गया उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, ये कहा जाता है और ये पूरे मध्य प्रदेश में कहा जाता है। अब जब ये बात कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें बच्चों से ज़्यादा टीचर की भूमिका होती है कि टीचर हर एक बच्चे पर ध्यान दे, उनके राइटिंग स्किल्स को देखे, उनके प्रेजेंटेशन को देखे, उनके कंटेंट को देखे, उनकी क्रिएटिविटी को देखे और पढ़ाए। और ये जैसे ही होता है तो मान लीजिए कि मेंस आसानी से निकलता है, लेकिन बाकी इंस्टीट्यूट्स के साथ परेशानी है कि मेंस नहीं निकलता है। तो ये कंटेंट यदि वो भी डेवलप करें तो बच्चे वहाँ से भी मेंस निकल जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब यदि मेंस निकल गया तो इंटरव्यू, तो यदि आपके मेंस में ज़्यादा नंबर हैं तो इंटरव्यू में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, नाम ना लेते हुए, फिर भी यदि आप कहेंगे तो मैं नाम बता दूंगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। एक मेरा बच्चा है जो मेंस दे रहा था, मेंस पास हो रहा था और इंटरव्यू में उसको हमेशा 60 नंबर 70 नंबर दे करके वो बाहर हो जाता था। मैंने उससे कहा कि बेटा देखो ऐसा है कि अब हमारे साथ बैठो, अब तुमको हम लिखवाना शुरू करते हैं। फिर मैंने उसको लिखवाना शुरू किया कैसे लिखा जाएगा। फिर जब नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ उसका तो उसके नंबर इंटरव्यू में फिर 70 या 80 नंबर उसको मिले, फिर भी वो डिप्टी कलेक्टर बना। मतलब 80 नंबर पे डिप्टी कलेक्टर बना और लोगों को 160 नंबर मिलते तब भी डिप्टी कलेक्टर नहीं बनते। मतलब मेंस में नंबर यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके आ जाएं तो आपको डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बार फिर अभी कई बार परेशानियां होती हैं कि पता लगा कि एमपीपीएससी एग्ज़ाम रहेगा कि जाएगा, कुछ लीगल इंट्रिकेसीज थी उसकी, तो दूसरी बार भी उसने मेंस दिया। दूसरी बार जब इंटरव्यू के लिए जाने लगा तो मैंने कहा अब इंटरव्यू में बिंदास जाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं, तुम आराम से दो, तुम डिप्टी कलेक्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि भाई तुमको नंबर नहीं देंगे तो तुम डिप्टी कलेक्टर हो, इससे नीचे तो हो नहीं जाओगे। तो वो दूसरी बार इंटरव्यू देने गया, दूसरी बार भी उसको इंटरव्यू में कम नंबर मिले, फिर भी वो डिप्टी कलेक्टर बना। मतलब 2 बार वो डिप्टी कलेक्टर बना। अभी अशोकनगर में उसकी पोस्टिंग है एज ए डिप्टी कलेक्टर। तो मेरा ये कहना है कि आप यदि स्ट्रेटजी लें कि प्री में आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जितने ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को शार्प करें। मेंस में आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स और कंटेंट पर ध्यान दें, साथ ही प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें और इंटरव्यू में अपनी पर्सनालिटी पर थोड़ा सा ध्यान दें कि जो आप बोल रहे हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट हो, लॉजिकल हो, रेशनल हो और जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर टू द पॉइंट फोकस्ड रहें। ऐसा ना हो कि वो पूछ रहे हो आम और आप जवाब दे रहे हो इमली, तो ऐसे में फिर परेशानियां होती हैं। आपने बहुत सही अनुभव शेयर किए हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि छात्रों को एक थॉट प्रोसेस की ज़रूरत होती है, टेक्निकल पार्ट तो पढ़ना ही है लेकिन उनको एक कंफर्ट जोन की ज़रूरत होती है। तो पीएस एकेडमी ऐसे वो क्या कंफर्ट जोन देती है जिससे छात्रों के जो एडमिशन है वो बड़ी तेज़ी के साथ हुए हैं और जो सक्सेस का रेशो है वो तो अपने चरम पर ही है? कुछ एग्जाम्पल्स फिर दे रहा हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया कि सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। इंजीनियर था नीमच से, और नीमच से भी एक छोटा सा एरिया है मनासा, वहाँ से वो बच्चा था। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी। मैंने कहा ठीक है यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और यूपीएससी की तैयारी करते करते अचानक एमपीपीएससी की वैकेंसी आ गई। तो मैंने उससे कहा बेटा एक काम कर कि एमपीपीएससी की तुम तैयारी अभी कर लो,
कारण ये है कि कुछ एक अपने पास आ जाएगा तो यूपीएससी की भी तैयारी हमारी हो जाएगी। और हमने उसको एमपीपीएससी की तैयारी में डाल दिया। पहला अटैम्प्ट उसका, और वो डीएसपी बन गया। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा देखो डीएसपी बनने का मतलब कुछ नहीं है, तुम अब तैयारी करो, अब मेंस की, अब हम लोग फिर आईएएस की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। और हुआ वही, अगले अटैम्प्ट में वो आईपीएस हुआ। अभी मध्य प्रदेश काडर का आईपीएस है, ग्वालियर में उसकी पोस्टिंग है। और उसके अगले अटैम्प्ट में वो आईएएस हो गया, अब वो आईएएस है। अब जब आईएएस है तो अब हमारे सामने यही होता है, वो हमारे पास आया, हमसे पूछा कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एज एन आईपीएस ज्वाइन करना है मध्य प्रदेश काडर में, या किसी बाहर के प्रदेश में मुझे आईएएस ज्वाइन करना है। मैंने उससे कहा ये तुम्हारी व्यक्तिगत रुचि है कि तुम्हें आईएएस चाहिए या आईपीएस चाहिए। अब ये मैंने उसके ऊपर छोड़ रखा, नहीं तो अभी तक के जितने डिसीजंस थे कि वो इंजीनियर होने के बाद भी उससे मैंने जब कहा कि उसने मुझसे पूछा कि मुझे हिंदी मीडियम में लिखना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहिए, तो मैंने उससे कहा कि तुम 2 आंसर्स लिख के ले आओ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। वो लेके आया, मैंने कहा तुम्हें हिंदी में लिखना है। अब आप सोचे एक आईएएस में जहाँ पर नॉर्मली कहा जाता है कि आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना, मैंने उससे कहा नहीं तुम हिंदी मीडियम में लिखोगे। उसने कहा कि ठीक है सर, आपने जो कह दिया फाइनल वर्ड से मैं हिंदी में लिखूंगा। और उसके बाद ये रिजल्ट आया है। परेशानी यहाँ पर होती है कि जब बच्चों को बोला जाए और वो अपना उस तरह का दिमाग लगा दें कि नहीं नहीं हम कहीं और से, तो क्या होता है कि अनुभव और दूसरों का अलग ढंग का अनुभव, वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अपने अनुभव से सीखें और जो कहा जाए उसको कर लें तो सिलेक्शन हो जाता है। यही एक मूल मंत्र है, यही एक स्ट्रेटेजी, यही एक तरीका है, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि भाई बच्चों के ऊपर इस तरह की चीज़ें हैं तो कैसे किया जाता है, तो शॉर्ट आउट करने का तरीका यही है कि बच्चों को उनके बेसिक्स तक जा कर के देखना पड़ता है, वो क्या हैं, कैसे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। तो आज जब वो बच्चा सेलेक्ट होकर के गया और आज आईपीएस के रूप में ट्रेनी आईपीएस है अभी ग्वालियर में, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, एकेडमी में अच्छा लगता है, ये लोग आते हैं मिलते हैं, तो भी बाकी बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन का काम करते हैं। पीएस एकेडमी के बहुत सारे सक्सेस के रिकॉर्ड्स हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि छात्रों को वैसा एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर देना, वो एटमॉस्फेयर ज़रूर हमें पीएस एकेडमी में देखने को मिलता है, लेकिन एक बहुत सारी जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें हर क्लासेस में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर टीचर प्रॉपर ध्यान दे, ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है। और ये एक बड़ा हेडेक फैमिली के लिए भी रहता है कि बच्चे पे क्या टीचर प्रॉपर ध्यान दे पा रही है। पीएस एकेडमी कैसे मैनेज करता है इन सब चीज़ों को? बहुत बढ़िया, मतलब ये एक ऐसा प्रश्न है जो कई बार पूछते हैं हमारे पास। जो बच्चे आते हैं तो जितनी भी लड़कियां वो मैडम के पास पहुंच जाती है, मैडम इज़ अ मदरली फिगर फॉर देम, वो मदर की तरह से उनको ट्रीट करती हैं। मतलब कई बार तो ये होता है वो हमसे कहती हैं बच्चों ने खाना नहीं खाया, कुछ तो उनको खिलवा दो। तो भले ही वो बच्चे हों लेकिन स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी उनको कई बार इस तरह की भी चीज़ें करते हैं हम लोग। मैडम के पास बैठ करके वो अपनी बातें शेयर करती हैं। कई सारी लड़कियां जो आज अफसर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, डीएसपी हैं, आईएएस आईपीएस हैं, मतलब वो जब इंटरव्यू के लिए जाती है तो मैडम उनको साड़ी लेकर के देखती है, देखो ये पहन लो, ये अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर साड़ी। कई सारी टाइज़ हैं मेरी, जो ये टाई लगा रखी, कई सारे अधिकारी लोग पहले इंटरव्यू के लिए जा चुके हैं। तो बच्चों पर ध्यान, मैंने कहा ना, परिवार की तरह से यदि आप इंस्टीट्यूट नहीं चलाएंगे तो फिर ये सिर्फ व्यवसाय हो जाएगा। और व्यवसाय करना, यदि शिक्षा के क्षेत्र में आना है तो फिर व्यवसाय नहीं होना चाहिए। अभी हमने एक नया शुरू किया, थोड़ी सी क्लास, मैंने अभी तक एक क्लास 100 बच्चों की और उसी में हमने चलाया, अभी तक पढ़ते चले आ रहे थे। अभी मैंने कहा कि नहीं, थोड़ी सी बड़ी क्लास करेंगे। तो अब बड़ी क्लास करने के पीछे एक कारण है कि ताकि हम कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकें, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकें। क्योंकि जहाँ पर हम 100 बच्चे पढ़ाते हैं वहाँ पर 110 बच्चे, 120 बच्चे भी पढ़ा देंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। और 20-25 बच्चे यदि फ्री पढ़ते हैं तो कोई बुराई नहीं उसमें। तो अब हम लोगों का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये व्यवसाय ना हो करके एक परिवार को बढ़ाने का तरीका है, परिवार के वैल्यूज़ को, परिवार के ट्रेडिशंस को, और हम उनके मूल्यों को बढ़ाना चाह रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, कई छात्र हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, क्या मैसेज उन्हें कन्वे करना चाहेंगे? धैर्य रखें। सफलता के लिए ज़रूरी है कि आपका डिसिप्लिन अच्छा हो, और सबसे ज़रूरी है कि आप जो पढ़ें वो स्तरीय हो, मानक हो, विश्वसनीय हो। उथली ज्ञान के साथ नैया पार नहीं होगी, ज्ञान के लिए आपको डुबकी लगानी पड़ेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 से बात करने के लिए। तो आज हमने आपको बताया कि सिविल सर्विसेज में बहुत छोटी छोटी बारीकी है, अगर उसको समझ लिया, उसको साध लिया तो शायद एक आसानी से IPS IAS ऑफिसर्स जो बन के तैयार होते हैं वो उसी की देन है। PS अकेडमी एक वो प्लेटफॉर्म आपको ज़रूर देता है, क्योंकि फैमिली एटमॉस्फेयर देता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और टीचर्स का जो कंफर्ट जोन है बच्चों के प्रति वो कहीं ना कहीं जताता है, और इसीलिए PS अकेडमी की लगातार जो रैंकिंग है, जो फेमस दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है। तो अगर आपको भी अपना करियर बनाना है तो निश्चित तौर पर इंदौर शहर की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें एडमिशन लेकर आप अपने करियर को और ब्राइट कर सकते हैं। आज के खास कार्यक्रम में हमारा इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।